है ना। तो चलिए, आप एग्जामिनेशन में एकदम गर्दा गर्दा उड़ाने के लिए, धुआं धुआं उड़ाने के लिए हमारे साथ जो है हम लोग सब मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका बेहतर अंक आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के अध्याय के इनऑर्गेनिक के पहले पाठ, जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण एवं उनके प्रक्रम। उससे कैसे कैसे सवाल आपसे किए जाएंगे, तो उन सवालों को आज हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। और पहला सवाल अगर हम देखें, जैसा कि पाठ को हमने लिखा है कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया, है ना। इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करें, इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो यह लिखा हुआ है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग पृथ्वी को खनन करते हैं, भूमि को खनन करते हैं, तो जो कच्चा हमें माल मिलता है, कच्चा माल, दांत दिखा रहा, अरे माल मतलब मेटेरियल की बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं। माल मतलब रुपया नहीं, कोई डायमंड नहीं कि जो डायमंड मिल रहा है, रुपया मिल रहा है, नीचे से डायमंड मिल सकता है, रुपया कहां से मिलेगा। तो वो माल मत समझना, रुपया पैसा और बाकी जो है ईंधन वगैरह वो सब नहीं। चलो अरे अय्या, अरे दांत दिखा रहा सुन रहा। चलो देखो यार, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो लोहे के मुख्य अयस्क में यदि हम लोग बात करें, जैसा कि बोल रहे थे कि धरती को जब खनन करते हैं तो कच्चे माल मिलते हैं, कच्चे पदार्थ मिलते हैं। उन पदार्थों में कुछ ऐसे कच्चे मटेरियल होते हैं जिससे किसी चीज की यदि हम प्राप्ति करना चाहते हैं तो काफी मुश्किल होता है, और कुछ ऐसे मिलते हैं जिससे आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि उसी को अयस्क कहते हैं, यानी जिससे आसानी से मिल जाए उसको अयस्क कहते हैं, और जिसमें ज्यादा कठिनाई हो, फायदा कम हो, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो जैसा कि यदि हम लोग आपको याद दिलाते हैं हम कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, तो जैसा हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि आपके हेमेटाइट भी जो है वो लोहा का अयस्क है, और मैग्नेटाइट और सिडराइट ये तीनों के तीनों लोहे के अयस्क हैं, तीनों लोहे के अयस्क हैं। और यदि धरती पर हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं कच्चे मटेरियल द्वारा, तो हम लोग इन्हीं सबसे करते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, और सब के सब आपके लोहा का मुख्य अयस्क ही है। ये छोटा मोटा नहीं, सबसे ज्यादा लोहा की प्राप्ति इन्हीं सब चीजों से होती है। ठीक है, तो ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट एकदम कपार में सेट रखोगे। आपके एग्जामिनेशन का एकदम दुलरुआ सवाल है, पूछते रहता है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो एक बार मेरे साथ बोल दो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट। एक बार बोल दो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, है ना। उसके बाद यदि फार्मूला की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, तो बिल्कुल आसान है। इसमें केवल 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, एक का अंक बढ़ गया। इसमें बात करेंगे तो जो है कार्बन है, और बाकी इसके बाद धीरे तो सब में है, ये बड़ा। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये इससे लोहा ही प्राप्त किया जाता है, लोहा का मुख्य अयस्क यही है। तो चलो बिल्कुल बेहतर सवाल रहा। उसके बाद है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। बहुत बेहतर सवाल है मेरे भाई, बहुत लाजवाब सवाल। अरे आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ देता है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो लोहे का जो मुख्य अयस्क की बात करें, तो लोहा के मुख्य अयस्क आपको बॉक्साइट भी है और कोरंडम भी है, कोरंडम भी है और बॉक्साइट भी है। लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त करते हैं, तो बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। और बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू जो है H2O। यहाँ पर कभी कभी एक्स भी लगा देता है। अब एक्स कहने का मतलब कि एक्स कहने का मतलब कोई नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे भी लगा देगा। जैसे यहाँ पे 2 रख सकता है, 3 रख सकता है, 4 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो यहाँ पर उसका नंबर बढ़ सकता है। लेकिन बॉक्साइड आपको ज्यादा पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य अयस्क क्या है, तो भाई कोरंडम भी है, और इसका यही 2 मुख्य अयस्क है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल कपार में सेट कर लेना, बॉक्साइड और कोरंडम दोनों के दोनों है। तो हम दोनों तो नहीं मारेंगे, हम ऐसा मारेंगे कि दोनों मेरा काम बन जाए। तो ये आपका सही जवाब रहा, ये जो है आपका सही जवाब है, जिसको मारेंगे आप दोनों। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें नंबर तीसरे पर,
तो जिंक का मुख्य अयस्क क्या है? तो जिंक के मुख्य अयस्क की बात करें तो जिंक इसमें भी शामिल है, जिंक इसमें भी शामिल है और जिंक इसमें भी शामिल है। इसका मतलब है कि जिंक के यहाँ पे सभी अयस्क है और सभी एकदम महत्वपूर्ण है, होते हैं इसके और, लेकिन हमने केवल उसी को दिया है जो आपको एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएगा और बेहतर तरीका से आपको याद हो जाए, इसीलिए हमने उसको रिपीट कर दिया ताकि आप बातों को समझें। हम बार बार कहते हैं कि आप कितनी पढ़ते हैं, आपकी तैयारी कितनी है, इससे दुनिया वाले को कोई मतलब नहीं है। आप एग्जामिनेशन में क्या करके आएंगे सबसे बड़ा मायने यही रखता है। तो इसलिए हमें कम समय में ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि हम कम से समय में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल हमने जो है दही को छोड़कर केवल मलाई दिया है क्रीम निकाल के कि बस खींचो और जो है जाके गर्दा गर्दा उड़ा के आओ। तो बिल्कुल जिंक ब्लेड, कैलेमान और जिंकाइट सभी के सभी आपके जिंक के जो है अयस्क है। तो इसमें भी सही मारेंगे और जितना भी हमें लिखा है ये सब सिंगल ऑप्शन में भी आएगा कि कौन मुख्य अयस्क है और केवल जिंक ब्लेड देगा, कौन मुख्य अयस्क है और कैलेमान देगा, कौन मुख्य अयस्क है जिंकाइट दे देगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की बात करें तो तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तो तांबा की बात करें तो कॉपर इसमें भी दिख रहा है, कॉपर इसमें भी दिख रहा है और कॉपर इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब कि यहां भी है। तो तांबे के मुख्य अयस्कों की संख्या इतना ही होती है, जिसमें क्यूपराइट हमने लिखा है, मैलेकाइट लिखा है और कॉपर पाइराइट लिखा है। ये सब के सब आपके तांबे के मुख्य अयस्क है और दिमाग पर सेट रखना। आपसे हिंदी नाम भी पूछ सकता है और आपसे उसका संकेत भी आपसे पूछ सकता है। अगर कि जी इतना याद रखेंगे तो एक बात याद रखो, आपको 20-25 भी है, लेकिन उन 20-25 में से केवल मलाई छाट के हमने 3 दिया और आपके एग्जामिनेशन में इसे 3 से पूछे जाएंगे और यदि इसको भी याद करने आप सक्षम नहीं है तो बबुआ इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। एक अच्छे खासे मान सम्मान पाने के लिए कुछ तो तड़पना पड़ेगा ना। फ्री के मान सम्मान मिल जाती, फ्री के डिवीजन मिल जाता तो फिर परिश्रम का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो क्यूपराइट, मैलेकाइट और कॉपर पाइराइट ये सभी के सभी है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो लिख रहा है कि सीसा का मुख्य अयस्क क्या है? तो सीसा का मुख्य अयस्क क्या है? तो इसमें हम लोग बात करें तो सीसा को हम लोग संकेत में लेड कहते हैं, उसको इंग्लिश में लेड भी कहते हैं और संकेत में पीबी लिखते हैं। संकेत में क्या लिखते हैं? पीबी। तो पीबी लिखते हैं और इस समय कॉपर लगा हुआ है। और जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि जी ये सब तो एकरा में था, इसमें शामिल था सर। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि इसमें मैलेकाइट और कॉपर पाइराइट तो इसमें था, लेकिन धोखा से आपने इसमें भी डाल दिया। तो धोखा से नहीं डाला, आपके ध्यान यहाँ पर है कि नहीं उसको आकर्षित करने के लिए हमने डाला है। तो बिल्कुल ये कॉपर का है, ये कॉपर का है, तो केवल एक चुनेंगे जिसका नाम है गैलेना। और सीसा का एक मुख्य अयस्क है और यदि आपसे सीसा का मुख्य अयस्क पूछेगा तो कन्फर्म गैलेना पूछेगा, इसके अलावा होते ही नहीं। होते हैं लेकिन वो खनिज है, अयस्क नहीं है। तो बिल्कुल इस बात को समझना, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करें कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो पारा की भी बात करें तो मेरे भाई पारा को हम लोग Hg कहते हैं, Hg से दर्शाते हैं और Hg केवल एक ही गो में है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल जो है सिनेबार होता है। सिनेबार पारा का मुख्य अयस्क होता है। सिनेबार पारा का मुख्य अयस्क होता है। बोलो एक बार, सिनेबार पारा का मुख्य अयस्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो लिख रहा है कि निम्न में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो मुक्त अवस्था किसको बोलते हैं? थोड़ा सा एक बात समझ लो। 2 तरह के अवस्था होते हैं, एक मुक्ता अवस्था बोलते हैं, मुक्ता अवस्था भी लिखते हैं हम लोग, मुक्ता अवस्था भी कहते हैं उसको, और एक जो है संयुक्ता अवस्था कहते हैं। संयुक्ता अवस्था, संयुक्ता अवस्था जिसको इंग्लिश में कंबाइंड स्टेट कहेंगे, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, और इसको बोलेंगे इन नेटिव स्टेट, इन नेटिव स्टेट, इन नेटिव स्टेट। और मुक्ता अवस्था के तत्व हम लोग उसको कहते हैं जिस पर वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ती है, और संयुक्ता अवस्था की उसको कहते हैं
जिस पर वातावरण की प्रभाव पड़ती है। अब कहे कि जी मुक्ता में एकदम नहीं पड़ता, तो पड़ता है, कुछ पड़ता है, बहुत कम मात्रा में पड़ती है ना। जैसे अगर जो हम लोग सोना की बात करें, चांदी की बात करें, पारा की बात करें, तो इन सभी पर जो है वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ती है। और वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ने के कारण ही, वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ने के कारण ही हम लोग सौंदर्य वस्तुओं में, आभूषण में हम लोग इसी को लगाते हैं। सोने चांदी का ही आभूषण क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे रीजन यह भी है कि यह मुक्तावस्था के तत्व है, इस पर वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ती है। और जब वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ेगी, वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ेगी, इसका मतलब कि खराब जल्दी नहीं होगा, और जल्दी खराब नहीं होगा तो इसी को बनाएंगे। अब बना लिए लोहा के सिकड़ी, एकदम लोहा के सिकड़ी में 2 बार जो है स्नान करेगा, वो ऑटोमेटिक जो है उसका अपना रंग बदल लेगा, एकदम लाल लाल टपके लगा कि हाँ ये लाल टपकी था। तो जो टपके लगा इसका मतलब कि उसमें वातावरण के प्रभाव पड़ गया। तो इसमें सोना, चांदी और पारा पर वातावरण की प्रभाव नहीं पड़ती है। लेकिन 3 को तो मारेंगे नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो केवल एक मारेंगे और वो आपका आंसर रहेगा कौन सा? डी। चलिए आगे के हिसाब देखें तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? जैसा कि अभी हमने मेरे भाई आपको बताया कि धरती को जब खोदते हैं तो कच्चा जो माल मिलता है वो 2 तरह से होता है। एक में बहुत कचरे होते हैं, और जो कचरे होते हैं उसको गैंग कहते हैं, उसको गैंग कहते हैं, या उसको अधात्री कहते हैं, या उसको अधात्री कहते हैं, उसको गैंग या उसको मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो गैंग या अधात्री कहते हैं जो अशुद्धि रहता है, जैसे एकदम जो है लॉलीपॉप चाट रहे थे और अचानक गिर गया, तो बहुत सारे ओकरा में बाला, धूल, कण, सब चीज कचड़े वगैरह लग जाएंगे, तो वही गैंग कहलाता है। ठीक है, तो उसी को गैंग कहते हैं। लेकिन खनिज में गैंग की मात्रा कम होती है, इसीलिए यहाँ से उसका निष्कर्षण हो जाता है अच्छे से। तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो क्या कहलाता है? अयस्क। अब कहे कि जी तो अयस्क है तो खनिज क्यों बोल रहे हैं? तो सभी, एक आप पढ़े होंगे तो आपको लिखा गया होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि एक अच्छे विचार से कहना था कि सभी खनिज, सभी जो खनिज है वो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि सभी जो आपके गांव में लड़के हैं वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है, सब आपके गांव के लड़के पढ़ने वाले भी नहीं है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी हैं वो गांव के आपके लड़के हैं। तब पढ़ने वाले आपके गांव के ही लड़के हैं, लेकिन सभी गांव के लड़के पढ़ने वाले नहीं है। तो यदि सभी को बोलेंगे तो वो आपका खनिज हो गया, और केवल पढ़ने वाला को बोलेंगे तो आपका अयस्क हो गया। अथवा लेकिन है तो दोनों लड़का ही, दोनों तो धरती से निकला ना, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं मेरे भाई? अभी मैंने बोला कि उसको हम लोग गैंग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग, या इसी को अधात्री के नाम से भी जानते हैं, अधात्री, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और गैंग को डायरेक्ट गैंग कहते हैं, गैंग को डायरेक्ट गैंग भी कहते हैं। उसके बाद आगे की बात करें तब भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोना। तो ज्यादा को नहीं, लेकिन 2-3 को याद रखना। यदि हम लोग अधातुओं में बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और धरती पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, जो लगभग 45 पॉइंट समथिंग पाया जाता है, लगभग 45% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन पाए जाते हैं, और सिलिकॉन जो है वो लगभग आपके 8% लगभग सिलिकॉन, सॉरी 27% लगभग सिलिकॉन पाए जाते हैं, 27% सिलिकॉन पाए जाते हैं। और बाकी लगभग 8% जो है ना वो आपको एल्युमिनियम पाया जाता है। तो 8% लगभग एल्युमिनियम पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ बोला है कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाला कुछ नहीं बोला है। अगर जो धातु बोलता तो एल्युमिनियम ही मारते, और अगर जो ना बोल के ऑक्सीजन होता फिर ऑक्सीजन मारते। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि एल्युमिनियम दे दिया है तो हम लोग एल्युमिनियम मारेंगे। तो 3 चीज को याद रखना, ऑक्सीजन सबसे पहला नंबर पर, सिलिकॉन दूसरा नंबर पर, और तीसरा नंबर पर एल्युमिनियम होता है। तो यदि पूछते कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा धरती पर कौन सी है? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कौन सी है? तो सिलिकॉन। फिर उसके बाद क्या है? तो आप मारेंगे एल्युमिनियम को।
ठीक है, तो हमें लगता है कि यहां तक की बातें आप समझ पा रहे होंगे। और यकीन मानो, यदि 10 सवालों को आपने सही से देख लिया और सही से इसको समझ गया ना, तो ये 10 नहीं था, 10 तो एक केवल बहाना था, आपको बताना हमें 40 था, 30 था। कारण कि प्रत्येक सवाल में हमने उसका जो है इस तरह के डाल दिया है। जैसे पहला को चेक करे तो देखिए इसमें डाला होगा, तो डायरेक्ट वो पूछता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, तो इस तरह से पूछ देता है कि सिडेराइट किसका है, मैग्नेटाइट किसका है, हेमेटाइट किसका है। तो बहुत कम समय आपको ज्यादा हमने बताने का कोशिश किया। और यदि कोई नए हमारे भाई ब्रदर बंधु जो भी है, अगर जो नए होंगे, तो इसी तरह के कम समय में ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करके रखें, और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से मिलता हमें कुछ नहीं, लेकिन एक एनर्जी मिलती है कि नहीं हमारे विद्यार्थी तो पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम आपके लिए और मेहनत करते हैं। लेकिन आप देखेंगे चले जाएंगे तो लगता है कि बनाने का कोई मतलब है नहीं, पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, आप इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो थोड़ी सी मनोबल गिरती है। तो आप हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, आपसे चंदा रुपया नहीं मांग रहे, केवल लाइक मांग रहे हैं। तो यदि समझ में आ गया है तो अभी लाइक ठोक दो, ठीक है। चलो, तो बिल्कुल हमने 10 सवालों को देखा, बहुत महत्वपूर्ण सवालों को देखा। फिर अगले क्लास में हम लोग दूसरे अध्याय को लेकर आएंगे, इसी तरह से इनऑर्गेनिक देख लेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक देख लेंगे, और इस तरह से पूरी हम लोग केमिस्ट्री की तैयारी ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव आएंगे और आपकी तैयारी एकदम हो जाएगी ब्लास्टिंग, जाके वहां पे हल्ला एकदम करके चलाना है, एकदम जो झंडा गाड़ के चलाना है। तो चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।